तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए अभी जैसा माहौल बना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको लेकर थोड़ा सा मतलब न्यूज़ वगैरह पेपर वगैरह पढ़ने लगा तो थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ सेमेस्टर 4 और बैक पेपर है, सेट 2 है। सेट 1 का हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप सेट 1 से हैं एग्ज़ाम दिए तो सेट 1 का आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली वीडियो के लास्ट में जाइए या फिर ये चैनल में घुसिएगा तो मिल जाएगा। चलिए सेट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है। जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आप कॉमर्स कैंडिडेट हो या साइंस कैंडिडेट, दोनों का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, और सबको अपना अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिएगा। सेट ए का है, सेट बी सी डी 4 गो सेट रहता है, चारों सेट वाले क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए अगर आपके सामने है तो, और क्वेश्चन मैच करते चलिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट रहेगा एक वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। क्यों सेंड कीजिएगा हमें? देखिए दोस्तों, आप सेंड कीजिएगा तो मैं झारखंड के और कैंडिडेट की मदद कर पाऊँगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 89 86 60 75 41। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या फ़ोटो खींच के जो भी हो आप अपना क्वेश्चन पेपर सभी का, मेजर पेपर माइनर पेपर जितना भी है आपका, ठीक है, इसी पेपर सब सेंड कर दीजिए ताकि हम जूनियर कैंडिडेट की मदद कर सकें, जिससे हमारा झारखंड शिक्षित हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर को नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपका सेट बी हो या सी हो या डी हो, तो अपना क्वेश्चन मैच कीजिएगा और आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये वालों का तो डायरेक्टली मैच हो जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक मनुष्यों का प्राथमिक व्यवसाय कौन सा था? ठीक है, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली ह्यूमन्स? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हंटर करते थे और आपका गैदरिंग करते थे, यानी कि शिकार और संग्रह करके हम लोग कंदमूल खा के और जानवरों को मार के क्या करते थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, 1972, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दोस्तों स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, स्वीडन देश का, वहीं पे आयोजित किया गया था। नोबेल प्राइज भी स्टॉकहोम में ही दिया जाता है, यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कारक भी यही स्वीडन से थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, सततता। ठीक है, सततता की अवधारणा पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रियो सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी 1992 में, 1992 में रियो सम्मेलन में, जेनेवा में। ठीक है, सॉरी ब्राज़ील में। और एक चीज़ बताऊं, आपका जो सेट 2 है, ठीक है, जो कॉमर्स और साइंस वालों के लिए हो रहा है ये वाला, ये सेट 2 आसान है। सेट 1 में बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ। ठीक है, आप सेट 1 का देखिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन है यार, और सेट 2 में फिर आसान है। मुझे नहीं लगता कि सेट 2 में शायद कोई, मतलब लगभग बच्चा पास कर जाएगा। 90% बच्चे सेट 2 में, ये सेट में, इस सेट में जो मैं करा रहा हूँ अभी, इसमें 90% बच्चे पास कर जाएंगे। और सेट 1 में बहुत टफ क्वेश्चन था तो उसमें बहुत बच्चा फेल करेगा। ठीक है, 816 का बहुत टफ पेपर दिया है। अगला है सौर प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो सौर प्रकाश दोस्तों एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की विच रिवर इज कॉल्ड स्रो ऑफ बंगाल? ठीक है, यानी कि बंगाल का शोक या बंगाल का दुख किसको कहा जाता है? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर को। ठीक है, ये दामोदर 3 नदी में 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भूकंप का पता लगाने, मापने और रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय नहीं है? ठीक है, अक्षय मतलब कि एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, जो कि झारखंड में बहुत पाया जाता है। ठीक है,
झरिया हो गया, नॉर्थ कर्णपुरा हो गया, उत्तरी कर्णपुरा हो गया, दक्षिणी कर्णपुरा हो गया, संथाल परगना साइड में भी पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में लगभग हर जगह कोयला पाया जाता है। अगला है, कौन सी पारंपरिक जल संरक्षण विधि वर्षा जल को छोटे तालाबों में संग्रह करती है? तो छोटा छोटा तालाब, ठीक है, जिसको हम लोग जोहड़ बोलते हैं, जोहड़, ठीक है, डोभा भी बोल सकते हैं। तो ये वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए हम लोग डोभा बनाते हैं, जिसको जोहड़ भी बोला जाता है, और ठेठ भाषा में झारखंड में डोभा बोला जाता है, डोभा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खनिज निष्कर्षण से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या कौन सी है? तो अगर आपको मिनरल्स निकालना है, ठीक है, धरती के अंदर से, तो हमें जो समस्या आती है पर्यावरण पे, वह वायु प्रदूषण भी होता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। मृदा प्रदूषण भी होता है, क्योंकि वह मिट्टी के साथ मिल जाता है और फिर वह मिट्टी जो है फसल के लायक नहीं रहती है, तो मृदा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि वही गंदा जाके जल में गिरता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 10वां प्रश्न, ठीक है, इसमें पूछा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सूर्य। सूर्य नहीं है ऑप्शन में, तो पवन ऊर्जा मार दीजिए, पवन ऊर्जा बोलते हैं, सौर ऊर्जा मार दीजिए, क्योंकि सूर्य से ही सोलर एनर्जी हमें मिलता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या होता है कि केवल ऊर्जा उत्पादन, केवल पोषक तत्व नहीं, ऊर्जा का प्रवाह और पोषण तत्व चक्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। रात को गया था पार्टी दोस्त का, ठीक है यार, क्या बताएं खाना अच्छा से नहीं मिला और ऊपर से रात भी जग गए, तो इसलिए भी एक रीज़न है कि वीडियो को आपको देने में लेट हो गया। नहीं तो मैं और पहले वीडियो बनाता, मैं डेली 5-6 वीडियो बनाता हूँ, आज मात्र 2 वीडियो बनाया हूँ। और सुबह उठा तो अचानक से मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, तो फिर दुकान गया मैकेनिक के पास, चलिए, और फिर उधर से आए तो पेपर ऊपर पढ़ने लगे। आज सायरन बजेगा, मालूम है ना आप सभी को, रांची साइड तो बज गया होगा, बाकी सब में 7 बजे तक बज जाएगा। हो सकता है आप 7 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए रेडी रहिएगा, जो भी हो कुछ नहीं होगा, हमारा झारखंड सेफ है। तो हमारा है अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि एक दिशा में जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? देखिए इसको मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ के ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले उत्पादक होता है, यानी कि घास आया, घास को फिर बकरी खाई, यानी कि शाकाहारी, फिर बकरी को किसने खाया? आपने खा गया बकरी को। अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मांसाहार हो गया। फिर जैसे मान लीजिए ना कि उत्पादक हुआ, फिर उसको शाकाहारी ने खाया, फिर उसको मांसाहारी ने खाया, फिर मर गया तो वह अपघटक बन गया। अपघटक माने सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव वगैरह, ऑप्शन डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक प्रजाति का उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए लाइकेन जो है यह प्रजाति का उदाहरण है, ठीक है। लाइकेन कहाँ पे पाया जाता है? देखिए पेड़ पौधों में, पौधों में नहीं, पेड़ में, बड़े बड़े पेड़ में, खास करके महुआ का पेड़ हो गया, बड़े बड़े पेड़ में देखिए एक घास निकल आता है, ठीक है, सेवाल जैसा घास आता है ना, उसी को लाइकेन बोलते हैं। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो कीस्टोन प्रजातियां जो है वे अन्य प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 15 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? ठीक है, तो वन जो है आपका उच्च जैव विविधता वाला भार है, मतलब कि देखिए वन में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, तो जो जितना जीव जंतु रखेगा, जितने प्रकार के जीव जंतु रखेगा वह ज़्यादा समृद्ध होगा जैव विविधता में, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे समुद्र रहता तो समुद्र आंसर होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र में वन से भी ज़्यादा जीव रहते हैं, ठीक है।
एक तालाब में इतना जीव रहता है जितना कि क्या बताएं, पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधा लगा के और मनुष्य लगा के जितने जीव हैं, उससे ज़्यादा एक तालाब में जीव रहते हैं, एक तालाब, छोटा सा तालाब में। ठीक है, इसलिए जो जल पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कम वर्षा और विरल वनस्पति होती है। ठीक है, तो किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता कम वर्षा और विरल वर्षा, मतलब कि विरल वनस्पति। कम वर्षा कहाँ होता है? डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में डेजर्ट भी है। कहाँ पे है डेजर्ट? तो आपको मालूम है डेजर्ट कहाँ है जी भारत में? बोलिए, राजस्थान में है ना। भारत अजीब देश है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। बर्फ़ चाहिए, चल जाइए आप कश्मीर तरफ। बोलिएगा नहीं जाएंगे यार, उधर तो बहुत डेंजर है। उत्तराखंड जाइए, ठीक है। ठंडा गर्मी चाहिए तो मद्रास चले जाइए, सब कुछ का प्रबंध है। बस अच्छा मौसम चाहिए तो झारखंड, मध्य प्रदेश, इस सब में अच्छा मौसम है। ठीक है, चीन जैसा फीलिंग चाहिए तो चल जाइए अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, ये सब चल जाइए, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, चलिए। विदेश जैसा फीलिंग चाहिए कि इंग्लैंड जैसा हमको फीलिंग चाहिए तो गोवा चले जाइए, वहाँ पे आपको इंग्लैंड जैसा फीलिंग होगा। सब तरह की फीलिंग हमारे देश में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा भारतीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव का प्रमुख कार्य क्या है। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव एक वन है जो कि समुद्र के साइड में जंगल पानी में उगते हैं। पानी में उगने वाले ये आपके जंगल होते हैं। ठीक है, समुद्र के साइड में। तो तटीय, तट मतलब समुद्र का जो तट होता है, ठीक है, साइड वाला किनारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव का प्रयोग का क्या होता है? मैंग्रोव जो वन होते हैं, यार बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है। मैंग्रोव वन क्या होता है कि मिट्टी को बचाता है। ठीक है, कहाँ गया? तटीय कटाव को रोकता है। हाँ, मिट्टी को बचाता है, यही हो जाएगा कि तटीय कटाव को रोकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि समुद्री जैव विविधता के लिए प्रवाल भित्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रवाल भित्ति जो होती है, जिसको क्या बोलेंगे उसको, कि समुद्र के जितने भी जीव थे ना, ठीक है, उन सभी जीवों से बना हुआ, कंकाल से बना हुआ यह एक टापू है। इसी को जैव प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है जी? कोरल रीफ बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये नाम सुना है ना, लक्षद्वीप, वो पूरा का पूरा हमारा प्रवाल भित्ति से बना है। मतलब कि समुद्री जीव के कंकाल से बना हुआ द्वीप है। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। 32 किलोमीटर के एरिया में जो फैला है। राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। तो क्या पूछा गया है कि समुद्री जैव विविधता के लिए प्रवाल भित्ति क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि समुद्री जीवों का यहाँ पे बहुत सारे जीव निवास करते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति में। अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का प्राथमिक चरण कौन सा है। तो मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का प्राथमिक चरण कौन सा है? सबसे पहले अगर मनुष्य पर्यावरण के साथ इंगेज हुआ तो वह इंगेज हुआ है पर्यावरण से कब जुड़ा? शिकारी और संग्रह, ये तो हाइये है, लेकिन ये हम लोग उस टाइम पे पर्यावरण से अच्छे से नहीं जुड़े थे। लेकिन जब कृषि को करने लगे ना, तो हम लोग जुड़ने लगे पर्यावरण से। क्यों? क्योंकि कृषि करने लगे तो हम लोग पेड़ पौधा लगाने लगे। ठीक है, और शिकार और संग्राहक में हम लोग पर्यावरण से नहीं जुड़े थे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग मार काट के खाते थे। ठीक है, तो पेड़ पौधा नहीं लगाते थे उतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति। देखिए ये दोनों हो सकता है यार, इसमें कन्फ्यूजन है, डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्राचीन मानव के लिए अग्नि पर नियंत्रण का क्या महत्व था। ठीक है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फायर मास्टरी फॉर एंशिएंट ह्यूमंस। ठीक है, तो प्राचीन मानवों के लिए अग्नि पर नियंत्रण का एक महत्व था। क्या? कि हम लोग जो है उसी से मांस वगैरह पकाते थे, भोजन पकाने के काम करते थे, ठंडा के दिन में आग सेकते थे। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। क्या पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आपने एक सभ्यता का नाम सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। बस इसको टिक लगा दीजिए, ऑप्शन बी। 23 नंबर है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को मापा कैसे जाता है। तो डेसिबल से मापा जाता है, डीबी से। ठीक है, डीबी, डीबीआर, डिग्री करके मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वह है, कौन सा है जी ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड,
हाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारी साझा भविष्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो रिपोर्ट है जारी किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का सी। आगे बढ़ते हैं और हमारे 25 प्रश्न हैं। चलिए, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नंबर, इसमें पूछा क्या गया है कि क्वेश्चन है पर्यावरणीय नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि पर्यावरण की नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक जिम्मेदारी को समझना। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है कितना नंबर पासिंग है, 50 मार्क्स का एग्जाम है ना, तो आपको इसमें अगर आप 20 नंबर लेते आते हैं तो आप इसमें पास हैं। ठीक है, 20 से कम भी आता है ना तो आपको एग्जामिनर वहाँ पास कर देगा। 18, 17, 15 तक भी लाएंगे ना तो उन लोग पास कर देता है, लेकिन उससे कम लाएंगे तो फिर पास नहीं करता है। 1-2 नंबर कम रहता है तो पास कर देता है उन लोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए विकास करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सतत विकास। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान में सततता कैसे परिलक्षित है। ठीक है, तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान में सततता कैसे परिलक्षित है, देखिए यह क्या है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने को कहता है। ठीक है, 28 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय आंदोलन भारत में सततता की अवधारणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो कौन सा पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1970 में। कहाँ पे हुआ था जी, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकार की स्थापना कब हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 2010 में। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, भारत निम्नलिखित में से किन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का पक्षकार है। ठीक है, तो भारत निम्नलिखित में से किन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का पक्षकार है। देखिए भारत सभी समझौता किया है, इनमें से सभी, यानी कि पेरिस समझौता में भी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी और क्योटो प्रोटोकॉल में, तीनों। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस को कम करना था, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कानूनी बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पेरिस समझौता किस वर्ष शुरू हुआ, तो पेरिस समझौता 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, पेरिस कहाँ की राजधानी है मालूम है ना आपको, फ्रांस की राजधानी पेरिस, एफिल टावर यहीं पे है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 34 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस देश के नेतृत्व में की गई। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना है भारत के नेतृत्व में की गई और इसका मुख्यालय भी भारत में ही है। कहाँ पे, भारत में एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में है। ठीक है, यही एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जो इंटरनेशनल लेवल का है और भारत में सिचुएटेड है, भारत में हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा है यहाँ पे जैव विविधता संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैव विविधता संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो नागोया प्रोटोकॉल जो है आपका पारंपरिक और आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सिंपल सी बात है कि मरुस्थल को रोकना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने से ही उसका आंसर मिल जाता है ना, कि भूमि क्षरण को रोकना और मरुस्थलीकरण से निपटारा। आपको नहीं भी आंसर मालूम है फिर भी आप पढ़िएगा तो आंसर मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा फेल कर पाएगा, इसमें सब पास कर जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है,
तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है और आपका रियो सम्मेलन, दो को जो सम्मेलन है ये आपका ओजोन परत के नुकसान को कम करने के लिए रखा गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न। तो कल मैं शादी में क्या था ना, दोस्त को बोला कि चलो यार अगले साल तक होते होते हमको चाचा बना देना तो जो मेरा दोस्त की वाइफ है वो हंसने लगी, कह रहे यार गजब कुछ भी। हम बोले कुछ भी नहीं, सच्चाई बोले हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से रेडियोधर्मी प्रदूषण का उदाहरण स्रोत है। ठीक है, रेडियोधर्मी मतलब दोस्तों न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब बम वगैरह। ठीक है, तो ये जो बम वगैरह जितना भी बनता है ये आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनता है। झारखंड में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पे, जादूगढ़ा में। ठीक है, यूरेनियम का, यूरेनियम बहुत बड़ा है यार, और इससे झारखंड के लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग बसे हुए हैं उनको बहुत कष्ट हो रहा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बुड़बक है ना, हमारी गवर्नमेंट तो इस पर ध्यान नहीं देती है। मतलब बोलते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता तो बस गवर्नमेंट अपने काम बनाता है, बाकी जनता क्या हो रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। जादूगढ़ा कभी जाके देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, जो गर्भ धारण नहीं हो पा रहा अच्छे से गर्ल्स का। ठीक है, हो सकता है आप में भी कोई गर्ल्स होंगे, समझ सकते हैं इस बात को। बच्चा पैदा भी होता है तो विकलांग पैदा होता है, आदमी ज़्यादा दिन तक जीता नहीं है, कैंसर हो जाता है, कोई मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा है इसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, लेकिन कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है इस पे ऊपर। चलिए हम जिस दिन सीएम बनेंगे उस दिन इस पे ध्यान देंगे। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, मजाक करता हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका पारित किया गया था कब? यह पारित किया गया था 1972 में, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को किस घटना के बाद लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 में एक अमेरिकी कंपनी थी, नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। रात को एक गैस लीक कर गया था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, नहीं यार मिथाइल आइसोसाइनेट था, हाँ मिथाइल आइसोसाइनेट था। वह गैस लीक कर गया था जिसके कारण बहुत से लोग दम घुटने से मर गया था, लगभग 10,000 आदमी। उसके बाद 1984 में घटना हुई, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? और 8 क्वेश्चन है। तो ओजोन परत जो क्षय होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि CFC गैस के कारण होता है। और CFC कहाँ से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है और हमारा एयर कंडीशनर होता है वहाँ से निकलता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए आंसर 20 का हो जाएगा, जल निकाय में ऑक्सीजन स्तर को कम कर देता है। ठीक है, और जैव विविधता में भी कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में कौन से प्रदूषक निगरानी की जाती है? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में कौन से प्रदूषकों की निगरानी की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, प्रदूषण क्या है? व्हाट इज पॉल्यूशन? ठीक है, प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन? तो देखिए पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश ही आपका क्या है? प्रदूषण है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश क्या है? प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का बिंदु स्रोत है? ठीक है, तो प्रदूषण कहाँ से फैलता है? सबसे बड़ा स्रोत उद्योग, चिमनी से निकलने वाला धुआं या वाहन से निकलने वाला धुआं? कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, गाड़ी है या फैक्ट्री है? सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री नहीं गाड़ी है। 2 चक्का, 4 चक्का, 3 चक्का, अरे भाई 12 चक्का, 16 चक्का। ठीक है, ये सारे गाड़ी हैं, तो गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है?
पृथ्वी के वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो आपको मालूम है पृथ्वी के वायुमंडल सबसे पहले पाया जाता है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। फिर समताप मंडल है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। फिर मध्य मंडल है, जिसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आयन मंडल है, जिसको इंग्लिश में लिनोस्फीयर बोलते हैं। और फिर बहिर्मंडल है, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि ट्रोपोस्फीयर, क्या भूल गए यार, ट्रोपोस्फीयर। चलिए 5 गो मंडल हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लिनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये 5 स्फीयर पाए जाते हैं, ठीक है। और जितना भी मौसमी घटनाएं यानी कि बादल का गरजना, बारिश होना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन है? ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है यार, ऑप्शन बी, ठीक है। 48 नंबर का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए अम्लीय वर्षा जब होता है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, और इसका मेन रीजन है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, ठीक है, भारत में किस संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है? मतलब कि आप एयर पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, बाइक का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है 50 रुपया में, ठीक है। मेरा एक बार एक्सपायर हो गया था, 2 दिन हुआ था एक्सपायर हुए, और पुलिस पकड़ लिया। तो बोले कि सर अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उस टाइम पे मेरा एमए का एग्ज़ाम चल रहा था, एमए का, ठीक है। तो हम बोले कि सर एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी हम ध्यान नहीं दिए, मात्र 2 दिन हुआ है, छोड़ दीजिए। तो बोलता छोड़ देंगे, 500 रुपया निकाल लो। हम बोले सर, बिहारी था, हम बोले सर जाने दीजिए ना, स्टूडेंट हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, 500 रुपया निकालिए नहीं तो हम चालान मार देंगे। हम बोले सर जाने दीजिए ना, स्टूडेंट हैं, को बहस करेगा? हम बोले नहीं है पैसा, जाइए। को ठीक है जाओ। गए, थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे और मार दिया दोस्तों 1000 रुपया का चालान। 50 रुपया का सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में हम भूल गए थे, रियलिटी में बता रहे हैं, 1000 का चालान मार दिया यार। और क्या बोल रहा था, 500 रुपया हमको घूस दो नहीं तो हम 1000 रुपया का चालान मार देंगे। मतलब घूस देते तो नहीं मारता, ठीक है, वो पैसा कमाने के चक्कर में मुझे मार दिया कि लो बेटा नेक्स्ट टाइम मुझसे पंगा नहीं लेना। और ये नहीं कि इसका ऐसा होना चाहिए कि भारत में कि इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तुरंत बनाओ, यहीं पे बनाओ इसको पोल्यूशन सर्टिफिकेट। इसका हेलमेट नहीं है, तुरंत यहीं पे खरीदो हेलमेट, ठीक है, हम देंगे, पुलिस देगी और ज़्यादा पैसा से लेगी। वैसा कर लो, 100 रुपया ले लो, तुम हमको पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना दो। वो क्या कर रही है, नहीं, आपको फाइन मारेंगे, ठीक है, सुधरने नहीं देंगे, सुधरने नहीं बोल रहे हैं, आपको फाइन मार रहे हैं, वो कर रही है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि तुमको पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना दे रहा, लाइसेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमको बोलेगी गवर्नमेंट की 5000 जमा करो, लाइसेंस बनाओ और तब जाके तुम अपना गाड़ी ले जाओ। नहीं, हम फाइन मार देंगे 10,000 का। लो बेटा तुम लाइसेंस बनाओ, नहीं बना हमसे उसको कोई मतलब नहीं, फाइन दे दो हमको बस, ठीक है। तो वही है गवर्नमेंट की अपना पेट भर रही है, बाकी तुम कुछ भी करो यार, ठीक है। सुधारने का प्रयास नहीं है भारत में, ऐसा नहीं कि सुधारा जा रहा है, आपको सुधार कहाँ नियम है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन कर दो ना भाई, जब पकड़ रहे हैं किसी को तो सॉल्यूशन कराओ, वो नहीं करती है गवर्नमेंट। सब कमाने के चक्कर में अपना थैला भरता है, बोल रहे ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता ठीक है। राष्ट्रीय परिवेश, तो ये जो नियम है, जितना भी आपका गाड़ी वगैरह का बनता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, यह बनता है आपका CPCB से। ये क्या है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और क्या बताएं फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर, और कैसा एग्ज़ाम गया बताइएगा कमेंट में। चलिए एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भाई अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे प्लीज़ सेंड कर दो यार। देखिए बहुत से लोगों की हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है। खास करके साइंस का आपका नहीं मिल पाता है, कॉमर्स का तो मिल भी जाता है, लेकिन साइंस का नहीं मिल पाता है क्वेश्चन पेपर यार, ठीक है। अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो फिर मैं साइंस के कैंडिडेट को कैसे मदद करूँगा। तो देखिए अगर वास्तव में आप लोग झारखंड का चाहते हैं कि भाई झारखंड शिक्षित हो, तो अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे अचार नहीं डालूँगा इसका, ठीक है यूट्यूब में अपलोड ही कर दूँगा, ओके। तो अपना क्वेश्चन पेपर आपका जो भी ऑनर्स हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे एक्स्ट्रा कुछ भी हो आपका, आप अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें, चाहे जियोलॉजी हो, ठीक है।
कॉमर्स वाले भी सेंड कर दीजिएगा, सब पेपर मेजर पेपर। थोड़ा सा कष्ट उठाइए। ओके बाय।